जी हाँ, ये हर दिल अजीज कलाकार हैं कुमार शानू और अलका याग्निक। हुस्न के रंगों से लिखी गजल है, मेरी शायरी पसंद आए। कभी भूला कभी याद किया। 90s में नदीम श्रवण के म्यूजिक का क्रेज इस कदर था कि उस समय उनके द्वारा कंपोज किए गए हिट फिल्मों के म्यूजिक को तो आप छोड़ ही दो, अगर किसी फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म के पोस्टर के ऊपर या ऑडियो कैसेट के ऊपर म्यूजिक कंपोज्ड बाय नदीम श्रवण लिखा रहता था तो भाई लोगों को ये यकीन हो जाता था कि फिल्म कैसी भी हो, इसमें काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस कैसे भी हों और लोगों ने भले ही इसका नाम ना सुना हो, लेकिन अगर म्यूजिक नदीम श्रवण का है तो गाने तो जबरदस्त ही होंगे। और बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री करने के बाद साल दर साल नदीम श्रवण ने लोगों का ये भरोसा कम नहीं होने दिया। आज भी अगर आप उस समय नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए किसी भी फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म के गाने भी देखेंगे तो गाने सुपरहिट ही होंगे। जहाँ तक कि फिल्मों को आज कोई याद नहीं रखता है, लेकिन ये गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम साल 1992 में आई एक ऐसी ही म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सपने साजन के बारे में बात करने वाले हैं, जो फिल्म हो सकता है कि आपकी यादों से भले ही थोड़ी धुंधली सी हो गई हो, लेकिन इसके गाने आज भी आपके जहन में वैसे ही ताजा होंगे। कैसे इसके एक साल पहले साल 1991 में आई फिल्म साजन की अपार सफलता के बाद साल 1992 में आई बेहतरीन गानों से लोडेड फिल्म सपने साजन के को खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स धक्का मुक्की पर उतर आए थे, जिसको उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भारी महंगे दामों में खरीद भी लिया था, ये सोचकर कि ये फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल जरूर आएंगे। लेकिन उस समय हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। जिस थिएटर में फिल्म सपने साजन के लगी थी उस थिएटर के बाहर चाय और नाश्ते की दुकानों पर तो इस फिल्म के गाने सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल रिपीटेड मोड में बजाए जाते थे और लोग इन गानों को सुनते भी थे। लेकिन ये फिल्म देखने के लिए लोग थिएटर में गए ही नहीं और सिनेमा हॉल बिल्कुल खाली पड़े रहे। आखिर क्यों उस समय सलमान खान ने इस फिल्म को ठुकरा दिया था और क्यों बॉलीवुड के सीनियर एक्टर राजकुमार उस समय फिल्म के मेकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और काफी भला बुरा बोल रहे थे। आखिर किस बात पर करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर बहुत ज्यादा भड़क गई थीं और कैसे मेकर्स के ओवर कॉन्फिडेंस ने इस फिल्म को फ्लॉप करवा दिया था। तो फिल्म से और इसके गानों से जुड़ी हुई ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। एक्चुअली में हुआ ये था कि साल 1991 में आई फिल्म साजन की अपार सफलता के बाद उस समय इसके मेकर सुधाकर बोकाडे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स का और मार्केट का इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो एक और ऐसी ही म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बनाए जिससे कि ऑडियंस एक बार फिर से फिल्म साजन के मैजिक को देख पाए। तो उस समय कहीं ना कहीं फिल्म साजन की सफलता को दोबारा से कैश करने के लिए फिल्म सपने साजन के बनाई गई थी, जो कोई बहुत ज्यादा प्लान करके नहीं बनी थी। इसको बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। यहाँ तक कि उस समय फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे सुधाकर बोकाडे जी, उनका साफ साफ ये कहना था कि इसके टाइटल में उन्हें साजन वर्ड तो चाहिए ही चाहिए है, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि ये फिल्म भी साजन के मेकर्स के द्वारा ही बनाई गई है और इसमें भी साजन के जैसे ही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे पहले फिल्म का जो टाइटल है वो सच हुए सपने साजन के रखा जाने वाला था, लेकिन ये टाइटल काफी बड़ा हो रहा था। इस वजह से बाद में इसको चेंज करके केवल सपने साजन के रखा गया और इसको बनाने के लिए फिल्म साजन की तिकड़ी एक बार फिर से इकट्ठी हुई, यानी कि डायरेक्टर के तौर पर लॉरेंस डिसूजा, प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे और म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण। इसके डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा के बारे में आपको बता दें तो वो एक सिनेमेटोग्राफर थे और इसके पहले उन्होंने हत्या और गैर कानूनी जैसी फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी की थी और आगे चलकर बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई थी न्याय अन्याय, जो उतनी नहीं चली, और दूसरी फिल्म बनाई साजन, जो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद उन्होंने दिल का क्या कसूर, सपने साजन के, बलमा, दिल तेरा आशिक और ऐसी कई और फिल्में बनाई। तो वहीं प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे भी इसके पहले इज्जतदार और न्याय अन्याय जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके थे, जो कुछ खास नहीं चली थीं। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने फिल्म साजन को प्रोड्यूस किया और फिल्म साजन बहुत बड़ी हिट रही और आगे चलकर उन्होंने प्रहार द फाइनल अटैक, सपने साजन के और धनवान जैसी फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया। इसमें हमें नजर आए थे करिश्मा कपूर, राहुल रॉय, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, गुलशन ग्रोवर, अरुणा ईरानी, सुबा खोटे, दिनेश हिंगू और रीमा लागू। दिव्या फिल्म्स कंबाइंस के बैनर तले ये फिल्म बनी और इसको रिलीज किया गया था 24 जुलाई साल 1992 को। एक्चुअली पहले इसके मेकर्स की प्लानिंग ये थी कि फिल्म साजन में नजर आए सलमान खान को इसमें भी साइन किया जाए और उस समय सबसे पहले राहुल रॉय के रोल के लिए सलमान खान को ही अप्रोच किया गया, लेकिन सलमान खान ने जब ये कहानी सुनी तो इसमें काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय सलमान खान का ये कहना था कि वो उस समय बैक टू बैक ऐसी ही रोमांटिक लव स्टोरीज में काम कर रहे थे, जैसे लव, पत्थर के फूल, बागी, ऐसी और भी कई फिल्में।
हालांकि लव ट्रायंगल फिल्म साजन ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन सलमान खान एक ही इमेज में अपने आप को बांधना नहीं चाहते थे और उन्होंने इसके अलावा अन्य और भी फिल्में साइन की हुई थी, तो डेट्स की प्रॉब्लम के चलते भी उन्होंने इसमें काम नहीं किया। उस समय इसके मेकर्स ये चाहते थे कि वो इसमें बिल्कुल एक नए लड़के और लड़की को साइन करें, तो इसके लिए उस समय इसके मेकर्स ने सुचित्रा कृष्णमूर्ति और दीप्ति भटनागर के साथ में फोटो शूट भी किया था, जो उस समय काफी नई थी। आपको बता दें कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति वही है जिन्होंने आगे चलकर शाहरुख खान के साथ में कभी हाँ कभी ना में काम किया था और दीप्ति भटनागर ने राम शास्त्र, कालिया और हमसे बढ़कर कौन जैसी फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि उस समय ममता कुलकर्णी भी बॉलीवुड में बिल्कुल ही नई थी और इसके लिए उनका भी ऑडिशन लिया गया था और उस समय इन तीनों के ऑडिशन में से ममता कुलकर्णी को फिल्म के लिए फाइनल कर दिया गया। हालांकि उस समय सलमान खान के इसके लिए मना कर देने के बाद में इसके मेकर्स ने कई नए लड़कों के ऑडिशन लिए जिनके चेहरे काफी हद तक सलमान खान से भी मिलते थे और कई नए लड़कों के ऑडिशन लेने के बाद में फाइनली एक लड़के को साइन किया गया जो बिल्कुल सलमान खान के जैसा ही दिखता था और इस बात को लेकर उस समय इसके मेकर्स बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ तक कि इस लड़के को लॉन्च करने के लिए उसको एक नया स्क्रीन नाम भी दिया गया था और ये प्लान किया गया था कि इसको साजन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो फिल्म के टाइटल के भी दो मतलब रखेगा, सपने साजन के। लेकिन उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स को जैसे ही पता चला कि सुधाकर बोकाडे ने फिल्म साजन के बाद अपनी अगली फिल्म के लिए नए एक्टर और एक्ट्रेस को साइन किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें समझाया कि वो इसमें नए एक्टर्स को साइन ना करें, पुराने एक्टर्स को ही लें, तभी इसके लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स नए एक्टर और एक्ट्रेस की इस फिल्म के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इसके बाद सुधाकर बोकाडे ने अपने आइडिया को चेंज कर दिया और ये डिसाइड किया कि अब वो इसमें पहले से ही एस्टेब्लिश एक्टर और एक्ट्रेस को साइन करेंगे जिनको ऑडियंस जानती हो। और बस फिर क्या था, रातों रात ममता कुलकर्णी और साजन नाम के इस लड़के को फिल्म से बाहर कर दिया गया। हालांकि साजन नाम का ये लड़का बिल्कुल ही नया था तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ममता कुलकर्णी इसके पहले एक तमिल फिल्म में ऑलरेडी काम कर चुकी थी और जब ममता कुलकर्णी को सुधाकर बोकाडे ने रातों रात इस फिल्म से बाहर कर दिया तो ममता कुलकर्णी इसको लेकर बहुत ज्यादा अपसेट रही। उसी समय साल 1992 में ममता कुलकर्णी की हिंदी डेब्यू फिल्म मेरा दिल तेरे लिए भी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इसका नतीजा देखते हुए फिल्म सपने साजन के प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडिया ने सोचा कि उन्होंने सही किया कि ममता कुलकर्णी को इसमें नहीं लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिल्म सपने साजन के से ममता कुलकर्णी के बाहर हो जाने के बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि वो फ्लॉप मेकर्स के साथ में फिल्में करना नहीं चाहती हैं, इस वजह से वो खुद इससे बाहर हो गई थीं। और ममता कुलकर्णी के द्वारा बोली गई ये बात जब सुधाकर बोकाडे को पता चली तो उन्हें भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में खुलकर इसके बारे में बात की। जब उन्होंने डिटेल में बताया कि ममता कुलकर्णी तो ये फिल्म करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कैसे उनको इससे बाहर किया था। खैर उन्हीं दोनों साल 1990 में आई फिल्म आशिकी से राहुल रॉय रातों रात स्टार बन गए थे। लड़कियां उनके लिए बिल्कुल दीवानी थीं और राहुल रॉय के पास में उस समय प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई थी और राहुल रॉय एक के बाद एक कई फिल्में साइन करते जा रहे थे बिना ये देखे कि फिल्म की आखिर कहानी कैसी है, उनका किरदार कैसा है। वो तो बस उस समय ये देख रहे थे कि कौन सा प्रोड्यूसर उन्हें किस फिल्म के लिए ज्यादा पैसे दे रहा है। तो उस समय सुधाकर बोकाडे ने भी काफी महंगे दामों में राहुल रॉय को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया था और इसमें राहुल रॉय के साथ में जोड़ी बनी करिश्मा कपूर की, जिन्होंने इसके पहले साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपना डेब्यू किया था। फिल्म की कहानी एक सुपरस्टार के ड्राइवर के बेटे की होने वाली थी, तो सबसे पहले इस एक्टर के रोल के लिए जैकी श्रॉफ की जगह पर ओरिजिनल पसंद राजकुमार साहब थे। एक्चुअली उस समय सुधाकर बोकाडे ने राजकुमार साहब को एक फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। हालांकि ये फिल्म सपने साजन के नहीं थी, लेकिन उस समय राजकुमार के साथ में ये फिल्म नहीं बन पाई, तो राजकुमार के पास में ऑलरेडी साइनिंग अमाउंट तो पहले से ही था। तो सुधाकर बोकाडे अब ये चाहते थे कि राजकुमार उस फिल्म के बदले में अब उनकी फिल्म सपने साजन के में बॉलीवुड एक्टर का ये रोल करें, जो बेसिकली किसी और का नहीं बल्कि उनका खुद का ही रोल होने वाला था। जैसे वो रियल लाइफ में फिल्में करते हैं, फिल्मों की शूटिंग में जाते हैं, बस यही उनका रोल था। खैर उस समय राजकुमार ने फिल्म की कहानी के बारे में और अपने किरदार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना और इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से राजकुमार साहब का फोन आया, जहां उन्होंने फोन पर कहा, जानी अब हम ये फिल्म नहीं करेंगे। हालांकि सुधाकर बोकाडे ने उन्हें फिल्म में उनके किरदार के बारे में समझाया कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए। उस समय सुधाकर बोकाडे ने राजकुमार को फिल्म की कहानी भी और अच्छे से सुनाई, तो राजकुमार का इसके बारे में ये कहना था, जानी हम राजकुमार हैं, हम किसी फिल्म में सिर्फ अपना नाम दिखाने या किसी नए लड़के के पीछे खड़े होने के लिए नहीं आएंगे। फिल्म का हीरो तो राजकुमार ही हो सकता है, उसका ड्राइवर नहीं। और अगर इसकी कहानी को इस हिसाब से तुम बदल दो तब तो मैं इसमें काम करूंगा, और अगर नहीं तो फिर मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा।
खैर सुधाकर बोकाडे को ये बात काफी बुरी लगी और राजकुमार साहब के मना कर देने के बाद में उन्होंने अब फाइनली जैकी श्रॉफ को इसके लिए अप्रोच किया और जैकी श्रॉफ इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार का दोबारा से फोन आया और राजकुमार ने कहा कि अब वो इसमें काम कर सकते हैं। तो उस समय सुधाकर बोकाडे ने जैसे तैसे जैकी श्रॉफ को इस बात के लिए समझा लिया कि राजकुमार सीनियर एक्टर हैं और अब वो इसमें काम करना चाहते हैं। तो जैकी श्रॉफ ने कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जैकी श्रॉफ ने बोला ठीक है, इसमें राजकुमार को साइन कर लो। लेकिन कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने फिर से फोन करके ये कहा कि जानी अब हम ये फिल्म नहीं करेंगे। और उस समय राजकुमार के ऐसा बार बार करने के बाद में सुधाकर बोकाडे का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि राजकुमार इसमें काम करें या ना करें, उन्हें उनका साइनिंग अमाउंट तो वापस चाहिए ही चाहिए है। और उन्होंने एक बार फिर से जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया, उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बताई। तो जैकी श्रॉफ इसको समझते हुए इसमें काम करने के लिए दोबारा से मान गए। और इसके बाद सुधाकर बोकाडे ने राजकुमार को फोन करके अपना साइनिंग अमाउंट वापस मांगा। तो पहले तो राजकुमार ये साइनिंग अमाउंट वापस करने में थोड़ी झिझक रहे थे और उन्होंने सुधाकर बोकाडे को ये बोला कि इसके अलावा वो उनकी दूसरी फिल्म में काम कर लेंगे और साइनिंग अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सुधाकर बोकाडे को राजकुमार की ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब वो उनके साथ में किसी भी फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई, लेकिन फाइनली राजकुमार को ये साइनिंग अमाउंट वापस करना ही पड़ा। और अब ये फिल्म जैकी श्रॉफ के साथ में शुरू हो गई। अब जैकी श्रॉफ के अपोजिट भी स्पेशल अपीयरेंस के लिए एक नई एक्ट्रेस की जरूरत थी। तो इसके लिए जैकी श्रॉफ के साथ में काम कर चुकी डिम्पल कपाड़िया को स्पेशल अपीयरेंस में साइन किया गया, जहां फिल्म में जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया के ऊपर एक गाना भी शूट किया गया था, कभी भूला कभी याद किया। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें डिम्पल कपाड़िया जो कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं, इसको उनकी छोटी बहन सिंपल कपाड़िया ने डिजाइन किया था। तो वहीं इसमें करिश्मा कपूर हमें जो भी कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं, इन सारे कपड़ों को करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने डिजाइन करवाया था। एक्चुअली पहले फिल्म का जो थोड़ी बोल्ड गाना था, आ रहा है मजा तेरी बाहों में, जिसको बारिश में राहुल रॉय और करिश्मा कपूर के ऊपर शूट किया जाना था, इसमें हमें राहुल रॉय और करिश्मा कपूर के बीच में थोड़ी हॉट सीन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले इस गाने में करिश्मा कपूर को थोड़ी और छोटे कपड़े पहनने के लिए दिए जा रहे थे, लेकिन ये करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो अक्सर करिश्मा कपूर के साथ में हर फिल्म के सेट पर रहती थीं। तो बाद में करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने खुद ये कपड़े